यस, बैंकिंग टर्म्स जो मेरी थी सारी खत्म हो चुकी थी, और लास्ट क्लास तक मैंने आपको सारी ही बैंकिंग टर्म्स करवा दी थी। अभी आज से जो मैं टर्म स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर में, अगर हम एवरेज वेटेज इस चैप्टर का मान के चलें तो कम से कम 10 से मैक्सिमम 14 मार्क्स तक ये चैप्टर जा सकता है, 10 से लेकर 14 नंबर पर। 50% चांसेस हैं कि आधे से ऊपर क्वेश्चंस अब जो हम पढ़ेंगे वहां से आएंगे। मतलब जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनमें से आधे से ऊपर ज्यादा क्वेश्चन, मतलब मान लो अगर 10 क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में दिए तो गारंटी के साथ ले लो कि 5 क्वेश्चन फाइनेंशियल से ही पूछेंगे। ठीक है, अगर 14 क्वेश्चन पूछे तो कम से कम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक फाइनेंशियल टर्म्स का वेटेज जा सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट अब ये चैप्टर आगे होने जा रहा है ये अभी आपको थोड़ी ही देर में पता पड़ जाएगा, राइट? कौन सा? अरे आज पक्का था आज। ठीक। हाँ, तो अभी सुनो, कुछ टर्म्स बहुत इजी है, बाकी बहुत इजी है। अभी स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो इसमें महारती हैं। पर कुछ टर्म्स इतने खतरनाक हैं कि तुमको लगेगा कि वाकई लेवल तो है। भले ही बीसी के पेपर तुमको पास कराने के लिए डाला है, पर मेहनत करोगे तो ही हो पाओगे। इसमें भी पता पड़ा तुम एक दिन पहले सोचो हम सब कवर अप कर लें, कुछ नहीं होने वाला, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फाइनेंशियल टर्म्स। और फाइनेंशियल टर्म्स का जो यहाँ पर हेडिंग आपको दिख रही है, इसमें यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स नहीं है। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पर आपको हेडिंग में ही क्लियर हो रहा है, इधर अपनी सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स ही नहीं है, उसके साथ में स्टॉक और कमोडिटी मार्केट टर्म्स भी है। ठीक है, भारत के अंदर शेयर्स तो आप खरीद सकते हो, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं। जिस मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं उसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, राइट? कुछ फाइनेंशियल टर्म्स मतलब आपके सीए इंटर लेवल पर जो पेपर है आपका, ठीक है, पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका कुछ झलक भी इस चैप्टर में तुमको मिलेगी। उस कुछ बेसिक्स आपके वहां के यहाँ पर हैं, थियरी पार्ट, राइट? प्रैक्टिकल पार्ट तो वहां पर है, और जो उसकी थियरी है वो यहाँ पर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रांच इस चैप्टर की हमारी बन जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो आपके टेस्ट भी होंगे इस चैप्टर के, उसमें मार्केटिंग अदर टर्म्स और बैंकिंग टर्म्स का टेस्ट एक ही होगा, और फाइनेंशियल टर्म्स के अलग से मैंने टेस्ट प्लान कर रहे हैं आपके। ठीक है, फाइनेंशियल टर्म के कम से कम आपके 2 से 3 टेस्ट अलग से होंगे सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स के। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बिना कोई भी टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल टर्म्स में। पहली टर्म मैं आपकी ले रहा हूँ एजेंट। क्या ले रहा हूँ? एजेंट। एजेंट कौन है? हाँ, करो भाई पीछे से। ठीक है, तुमको जो करना है अभी कर लो, फिलहाल के 2 मिनट में, क्योंकि अब आगे मैं बिल्कुल आवाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ। एजेंट आप लोग सब जानते हो। आज की तारीख में पहले जो मॉडल चलता था कि कंपनी के पास शेयर होल्डर जाता था, बोलता था लाओ शेयर दे दो, शेयर होल्डर पैसा देता था, कंपनी कहती थी ये लो शेयर, एक सर्टिफिकेट इश्यू करती थी, वो था फिजिकल डिलीवरी शेयर्स की। आज की तारीख में फिजिकल डिलीवरी है नहीं कहीं भी। आज की तारीख में कहीं भी फिजिकल डिलीवरी तो है ही नहीं। आज की तारीख में आप लोगों ने 12th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आज की तारीख में शेयर सारे के सारे पार्क होते हैं डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी से ही उसका जो मेंबर है जिसको हम कहते हैं डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शेयर खरीदता है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ही तो हम एजेंट कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ही तो हम ब्रोकर बोलते हैं। तो इस डेफिनेशन में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले। एजेंट कौन होगा? एक ब्रोकरेज फर्म होगी जो कि एजेंट की तरह एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, और वो शेयर की बाइंग और परचेजिंग में हेल्प करता है। एट नो पॉइंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन द एजेंट विल ओन द शेयर। पर हाँ, ओनरशिप तो हमेशा किसकी होती है? शेयर होल्डर की होती है, राइट? ओनरशिप कभी भी एजेंट की नहीं होती। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। एजेंट के अंदर जो आपको अंडरलाइन करना है वो है ब्रोकरेज फर्म। क्या है बोलो? ब्रोकरेज फर्म। ठीक है, और एक बात आपको याद करनी है कि ये कभी भी किसी भी पॉइंट पर जो एजेंट है कभी भी शेयर को ओन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शेयर का अल्टीमेट मालिक तो कौन हो? तुम। अरे शेयर का अल्टीमेट मालिक कौन है? इन्वेस्टर। शेयर का अल्टीमेट मालिक कौन है बोलो? इन्वेस्टर। ठीक है, एजेंट इज डन। इसके बाद आपको ना मैंने एन्यूटी पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था? बैंकिंग टर्म्स में पढ़ाया था। ठीक है, वहां पर फिर से पढ़ा रहा हूँ। एन्यूटी फाइनेंशियल टर्म्स में वापस है। एन्यूटी क्या है? ऐसा अमाउंट, अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ फिक्स इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, या तो फिक्स अमाउंट आप रिसीव करोगे। अब बिल्कुल एब्सेंट मत रहना आज के बाद से। खूब होली मना ली तुमने, खूब रंग खेल लिए। अभी भी तुम अगर छुट्टियां पे रहे तो तुम्हारी जो दिवाली है वो बेकार हो जाएगी। ठीक है, हाँ। क्यों?
क्योंकि मई के बाद तुम बैठोगे नवंबर, मई के बाद तुम कब बैठोगे? नवंबर। नवंबर में क्या आती है? दिवाली। तो या तो अभी होली मना ली, वो ठीक है। अब अगर दिवाली सुधारनी है तो छुट्टी मत लेना अननेसेसरी, कहीं बाहर मत जाना, कुछ नहीं। नहीं जाएंगे हम कभी 2 महीने किसी भी पड़ोसी की शादी में, किसी भी रिश्तेदार की शादी में। तो एक बार अटेम्प्ट अगर फाउंडेशन में लगता है ना, इज्जत बहुत उछलती है मार्केट में, बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि सीए के फर्स्ट लेवल में फेल हो गए तो आगे तो पता नहीं कितना अटेम्प्ट लगाएगा। जबकि बोलने वालों को ये नहीं पता कि यहाँ फाउंडेशन में फेल होने वाले फाइनल में रैंक तक ले आते हैं, क्योंकि वो आग लगने की बात है। जिस दिन आग लगी ना, उस दिन तुम रॉकेट हो। ठीक है, अब अननेसेसरी मेरी क्लास में बिल्कुल एब्सेंट नहीं रहोगे, ठीक है? और ये पेपर तुमसे वैसे ही मेहनत कम ही मांगता है, वो तुमने देख लिया होगा, और अभी और देख लोगे थोड़ी देर में, ठीक है? एन्युटी, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट, जो कि या तो मैं रिसीव करूंगा या पे करूंगा ओवर अ पीरियड, ठीक है? जैसे 5,000 रुपये मुझे हर महीने किराया मिलेगा, एन्युटी है ना। 5,000 मेरे लाइट का बिल हर महीने का मान लो फिक्स आता है। जनरली क्या होता है, पानी का बिल लोगों का फिक्स आता है 250, 300, 400 रुपये से ऊपर नहीं आता है, वो भी एन्युटी है। तो एन्युटी एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है, एन्युटी एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है। क्लियर? सो एन्युटी। अच्छा, वैसे तो एन्युटी हमेशा कौन सी होती है? ड्यू होती है। ड्यू मतलब वो एन्युटी जो एट द एंड, जो आपकी पे हो रही है, राइट? अभी एन्युटी ड्यू है, एन एन्युटी हुज पेमेंट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मतलब तुमको यहाँ पर पहले महीने का किराया एडवांस देना है। कैसे देना है भाई? किराया इस महीने का है, पर अभी ये महीना गुजरा नहीं, अभी महीने की पहली तारीख है, किराएदार का किराया मांगने आ गया, पिछले महीने का नहीं, इस महीने का, राइट? एन्युटी ड्यू वो एन्युटी है जिसमें आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, ठीक है? तो बेसिकली एन एन्युटी ड्यू हुज पेमेंट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पे, मतलब पहले महीने का किराया पहले महीने की बिगिनिंग पे, दूसरे महीने का किराया दूसरे महीने की बिगिनिंग पे। जनरली क्या होता है, हम एंड पे किराया देते हैं। जनरली क्या होता है, हम एंड पे किराया देते हैं, वो सिंपल एन्युटी होती है। पर एन्युटी ड्यू कैसे होती है? जिसका पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड है। वैसे एन्युटी का पेमेंट कब होता है? एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। पर एन्युटी ड्यू का जो पेमेंट है, इट विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। कोई डाउट, कोई तकलीफ? ठीक है, अभी एन्युटी ड्यू का फैक्टर कैसे निकलता है ना? क्योंकि तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी समझ में। तो एन्युटी ड्यू का तो सिंपल एन्युटी फैक्टर मैंने तुमको निकालना सिखाया था। 1/, मान लो 10% की रेट है, 5 ईयर का एन्युटी फैक्टर निकालना है, तो 1/1.10 करोगे, इक्वल टू 5 बार दबाओगे, जीटी दबाओगे, वो तो निकला एन्युटी, सिंपल एन्युटी का फैक्टर। पर अगर एन्युटी ड्यू का फैक्टर निकालना हो वही, तो लास्ट में उसको तुम्हें 1.1 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जीटी प्रेस किया ना, जीटी प्रेस करने के बाद इंटू 1.1 एक बार और, तो वो तुम्हारा एन्युटी ड्यू का फैक्टर निकलता है। किसका फैक्टर निकलता है? एन्युटी ड्यू का। क्लियर? क्लियर? ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डिस्कशन करना है किसके ऊपर? नहीं करना है। ओके, अगली बात है मेरी एप्रिसिएशन। अगली बात क्या है? एप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों एसेट की वैल्यू क्यों बढ़ती है? क्यों बढ़ती है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से। भाई 5 महीने पहले, 5 साल पहले जो तुमने घर खरीदा, क्या उसकी आज एक ही वैल्यू होगी क्या? 5 साल पहले जो तुमने घर खरीदा उसकी आज एक ही वैल्यू होगी? नहीं। उस समय के 5,000 की वैल्यू, भाई हमने हमारा घर जो पुराना हमने बेचा, मैं बताता हूँ, तो वो हमने हमारे दादाजी ने खरीदा था, वो 10,000 स्क्वायर फीट जगह थी। वो कितनी जगह थी? 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था। उन्होंने खरीदा था 5,000 रुपए से, 5,000 रुपए से खरीदा था, मतलब 2 रुपए पर स्क्वायर फीट की रेट, ठीक है? पर हमारे कजिन ब्रदर्स ने उस समय अपना शेयर बेच दिया, और उन्होंने उस समय बेचा था 2001 या 2 में, नहीं 2000, हाँ 1 या 2 में बेचा था उन्होंने अपना शेयर। तो वो बेचा आधी प्लॉट, लगभग 3/4 प्लॉट बेची थी उन्होंने 36 लाख रुपीस में, ठीक है? और हमने जब हमारा शेयर बेचा तो हमने बेचा 2,20,00,000 रुपए में, ठीक है? हाँ, पर वो लगा भी दिया नए घर में। तो 10,000 की प्लॉट उस समय के, आज से 50 साल पहले खरीदी थी, राइट? आज उसकी वैल्यू 1/3 शेयर की वैल्यू आज 2,20,00,000 है। तो इसको कहते हैं एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? है ना? तो एप्रिसिएशन क्या है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ। ये सारे एज्यूम्ड फिगर थे, तुम रियलिटी पे मत चले जाना। ठीक है? हाँ, ये सारे एज्यूम्ड फिगर्स थे। कई बार मैं सच बोल देता हूँ पर ये एज्यूम था, ठीक है? चलता। अच्छा है, अच्छा, चलो कोई नहीं, सब भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआ है, और क्या।
Appreciation is the increase in the value. If the machine cost 5 lakh last year, then it is now worth 7 lakh because it has appreciated by rupees 2 lakhs. Clear? Clear? Appreciation? Quit out? Done. Appreciation is over. चलिए appreciation के बाद इसका उल्टा भाई. उल्टा भाई कौन है? Depreciation. Appreciation का उल्टा भाई कौन है? Depreciation. 100% दिया होगा. ठीक है? नहीं जेपीजी सिंपल मोबाइल से चाहे. एप्रिसिएशन के बाद क्या बचा? डेप्रिसिएशन. कितने हसीन दिन है ना. डेप्रिसिएशन अब तुम्हें और वापस से पढ़ाया जा रहा है क्लास 11th का कॉन्सेप्ट. सर पर यहाँ पर ना मीनिंग कुछ और है. यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया है. यहाँ पर तुम्हारा 11th क्लास का टीचर नहीं डिफाइन कर रहा है. बेसिकली डेप्रिसिएशन है क्या? बेसिकली डेप्रिसिएशन है कि जो फिक्स एसेट का अमाउंट है, जो हमारी फिक्स एसेट का अमाउंट है सर, हम उसको ओवर द यूजफुल लाइफ एलोकेट करते हैं. हम उसको ओवर द लाइफ क्या करते हैं? चार्ज करते हैं P&L से. ठीक है. मान लो 1 साल पूरा आउटफ्लो दिखा रहे तुमने मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब 1 साल तुमने पूरा मशीनरी का आउटफ्लो तो दिखा दिया, पर इसको ओवर द पीरियड मेरे को P&L में चार्ज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 1 साल आउटफ्लो दिखाया 5 लाख, अगले साल तुम उसको 0 दिखाओगे क्या? अभी अगले साल कोई परचेस तो की नहीं. तो अगर मैं उसको ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ टाइम एलोकेट कर दूं मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए. कौन से प्रिंसिपल फॉलो करते हुए? मैचिंग प्रिंसिपल को, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस को फॉलो करते हुए हमें इस 5 लाख की जो हमने मशीन खरीदी, हमने को इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम P&L में चार्ज करना पड़ता है. राइट? क्योंकि फिक्स एसेट ओवर द पीरियड डिटोरिएट होती है. अरे आज ये एसी लाए थे हम 50,000 रुपए में, राइट? क्या 10 साल बाद इसे 50,000 में बिक जाएगा क्या? नहीं. 10 साल बाद में हो सकता है 8,000 रुपए में भी ना बिके. तो मेरे को ओवर द पीरियड इसकी वैल्यू 8,000 तक तो लानी पड़ेगी ना. तो मैं चार्ज करता हूँ डेप्रिसिएशन. क्या चार्ज करता हूँ बोलो? डेप्रिसिएशन. क्लियर? तो डेप्रिसिएशन है क्या सर? इट इज अ वे ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट. अंडरलाइन. इट इज अ वे ऑफ स्प्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ. इट इज एन एक्सपेंस अलाउंस फॉर नॉर्मल वियर एंड टियर. फिर ये यहाँ से 11th क्लास स्टार्ट हो जाती है. नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, and it is an expense that's supposed to reflect the loss in the value of fixed asset. Right? For example, वही घिसा पिटा एग्जाम्पल, एक मशीनरी हमने खरीदी 10 साल उसकी लाइफ थी. कितने साल लाइफ थी? 10 साल. कॉस्ट ऑफ is charged over an expense over the 10 years rather than all at once when the machinery is purchased. SLM method और WDV method. SLM method और WDV आप लोग समझते हैं? ओके. SLM में फॉर्मूला बताओ. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ. SLM का फॉर्मूला. WDV का बताओ. चलो तुम्हारा अल्टीमेट टैलेंट तो यहाँ दिखना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर WDV मेथड? मैं करा चुका हूँ, ऐसे देखना मत मुझे घूर घूर के. क्या होता है? 1 माइनस एन, फिर 1 माइनस एन है थंडर रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन 1 माइनस एन है थंडर रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन सी. इसको कहते हैं WDV मेथड. कौन सा मेथड? हाँ, और डिस्कशन करना है मुझे इस पे कि नहीं? कर चुका हूँ वैसे एक बार. तुमको नहीं पता हो तो अपने फ्रेंड से पूछ लेना, नहीं तो मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा. अभी अननेसेसरी फिर उस पर 10 मिनट दो और फिर कोर्स और डिलीट हो, इससे मेरे को समझ नहीं आता है. ठीक है, एक बार तुमको समझा चुका हूँ ना मैं. तो जिनको नहीं, किसको नहीं आता है? कोई है जिसको नहीं आता है फॉर्मूला लगाना? कैसा लगता है? अच्छा नहीं आता है. चलो तो मुझसे पर्सनली बाहर मिल लेना, मैं बता दूंगा. ठीक है, 2-3 मिनट का खेल है मेरे. कैलकुलेटर लेके आना बस. ठीक है, चलो आगे देखेंगे. तुम्हें आता है? ओके. सो डेप्रिसिएशन और SLM WDV कर चुके हैं. नेक्स्ट सर, वेरी इजी टर्म, वी आर टेकिंग डिविडेंड. अगली टर्म हम क्या ले रहे हैं बोलो? डिविडेंड. सर कंपनी के प्रॉफिट्स का वो पार्ट, कंपनी के प्रॉफिट्स का वो पार्ट जो कि हम शेयर होल्डर को पे करते हैं इन फॉर्म ऑफ देयर रिटर्न्स, इन फॉर्म ऑफ देयर रिटर्न्स, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. क्या डिविडेंड टैक्स के लिए अलाउड है? क्या डिविडेंड टैक्स कैलकुलेशन के लिए अलाउएबल एक्सपेंस है? नहीं. ओनली इंटरेस्ट एंड अलाउड टू बी डिडक्टेड. राइट? डिविडेंड कभी भी टैक्स पर्पस के लिए अलाउड नहीं है. ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड है. टैक्स बेनिफिट सिर्फ डिविडेंड पर नहीं मिलता, टैक्स बेनिफिट सिर्फ मिलता है इंटरेस्ट पर. ठीक है, हाँ बोलो. तुम कुछ और बात कर रहे हो, उसके लिए हम फिर से बात कर लेंगे अलग से. ठीक है, हाँ हाँ, आप फैक्टर्स पे आ गए. आप डिविडेंड डिसीजन आपने ले, मैं सिर्फ डिविडेंड पढ़ा रहा हूँ. डिविडेंड है क्या? पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स डिसाइडेड टू पे टू इट्स शेयर होल्डर इन रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पर मैं अपने शेयर होल्डर को क्या पे करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. इट इज डिक्लेयर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ
current share price or some specified rupee value usually decided by the board of the company. Clear? इसके लिए जो आपको अंडरलाइन करनी है इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ करंट शेयर प्राइस और सम स्पेसिफाइड वैल्यू यूजुअली डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कोई डाउट? ठीक है. कुछ लोगों को लग रहा है इतनी इजी है, क्यों सर ये सर इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो समझ जाओ जल्दी, तुम्हें समझ में आ जाएगा. ठीक है. ले रहे अभी सब लूंगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टर्म आई एम टेकिंग इज बजट. अगली टर्म्स तुम लोग टिक करते जाना है ना बराबर, क्योंकि मेरे ये पुराने इसमें टिक्स और लगे हुए हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने पढ़ाई कि नहीं. तुमको तुम्हारी ड्यूटी बताना है कि नहीं पढ़ाई है. ठीक है. बजट is a detailed plan for future usually expressed in formal quantitative terms. सर फ्यूचर में मैं कितनी सेल्स करूंगा, मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, राइट मैं सैलरीज कितनी पे करूंगा, जिसके लिए अपन एक्सपेंस बजट बनाते हैं. कौन सा बजट बनाते हैं? एक्सपेंस बजट. सर मेरा कैश कितना होगा, जिसके लिए अपन कैश बजट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? कैश बजट. सर मैं प्रोडक्शन कितना करूंगा, उसके लिए प्रोडक्शन बजट. हाँ मैं रॉ मटेरियल का परचेज कितना करूंगा, उसके लिए परचेज बजट. मेरी सेल्स कितनी होगी, उसके लिए सेल्स बजट. और मैं कितना पैसा कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए फाइनेंस बजट. सारे बजट तुम्हें सीखने हैं इंटर में. कहाँ सीखने? इंटर में. क्लियर? तो सर एस्टिमेटेड टर्म्स को जब हम एस्टिमेटेड रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, किसमें एक्सप्रेस करते हैं बोलो? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं इसे हम कहते हैं बजट. क्या कहते हैं? बजट. कोई डाउट? क्लियर? सो सर बजट क्या है? फ्यूचर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. क्वांटिटेटिव को सर्कल करना है. इट इज also a detailed plan for acquisition or use of financial and other resources over specified period. फाइनेंस के लिए फाइनेंशियल बजट और बाकी सारे जो मैंने अभी आपको नाम बताया, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, कैश बजट, वो सारे नॉन फाइनेंशियल बजट. कौन सा बजट? नॉन फाइनेंशियल बजट. क्लियर? सो बजट इज डन. नेक्स्ट टर्म वी आर टेकिंग इज ब्रोकरेज. ओके, क्योंकि ब्रोकर पढ़ा चुका हूं तो ब्रोकरेज अभी ले लेते हैं. ब्रोकरेज क्या है सर? दलाली. क्या? दलाली. ठीक है. ब्रोकर जो है वो तुम्हारे बिहाफ पर कंपनी से शेयर लेगा, डिपॉजिटरी से तुमको शेयर इशू करवाएगा, फिर वो तुम्हें शेयर डिलीवरी देगा, तो उसको बदले में कुछ मिलना चाहिए ना, उसको कहते हैं ब्रोकरेज. क्या कहते हैं? सो ब्रोकरेज इज द कमीशन चार्ज बाय ब्रोकर एंड द मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेबल is determined by the SEBI. ठीक है. और अभी सेबी की रेट चल रही है सर मैक्सिमम 5%. कितना परसेंट? 5% ऑफ 5% ऑफ द डील. मैक्सिमम 5%, मिनिमम 2.5%. मिनिमम कितना? 2.5%. क्लियर? क्या ये सेबी अपने हिसाब से नोटिफिकेशन लाके बदलता रहता है. ठीक है. मिनिमम 2.5 से 5 मिनिमम जरूरी है लेना, वो कहने के लिए होता है. ठीक है. ट्रांजैक्शन वो कुछ भी फीस है XYZ कुछ भी सेस लगा के, मोदी सेस लगा के भी वो अपना ले लेगा 2.5%. क्लियर? हाँ. ओके. सो ब्रोकर इज डन, ब्रोकरेज इज डन. इसके अलावा थोड़ा सा फर्स्ट पेज पर और आ जाते हैं. एक आधी टर्म और मैं कराता हूँ आपको. हाँ मिल गया मुझे मेरी टर्म. क्या है? हाँ ऑडिट. सर क्या बोले इसके बारे में? पेपर नंबर 6 इंटर 100 मार्क्स. ठीक है. वेरी इजी पेपर, वेरी इजी. मतलब इधर तो बीसी के और उधर ऑडिट, ये 2 पेपर ही हैं जीवन में जो तुम्हें पास कराएंगे, और ये एक पेपर ही है इंटर में जो दोनों ग्रुप पास होते हुए भी फेल करा सकता है, ऑडिट. क्योंकि इसको पढ़ाने वाले टीचर को एक ही फील्ड का एक्सपीरियंस ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑडिट में कुछ चैप्टर्स आएंगे टैक्स के. किसके आएंगे? टैक्स के. अकाउंट्स के तो आएंगे. कुछ चैप्टर्स आएंगे इसके अंदर तुम्हारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. किसके आएंगे? कुछ चैप्टर्स आएंगे कॉस्ट के, और कुछ चैप्टर्स आएंगे बैंक के, इंडस्ट्रीज. तो जो ऑडिट पढ़ा रहा हो टीचर, वो सिर्फ कभी भी एक फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता है, वो कम से कम 4-5 फील्ड का एक्सपर्ट होता है.
ठीक है, वही ऑडिट पढ़ा सकता है। क्लियर? क्योंकि वो तुम जब ऑडिट की पहली क्लास में बैठोगे ना तो ही समझ जाओगे इंटर में। ठीक है, पर खैर हम तो अभी मासूम से स्टूडेंट्स हैं और हमें तो सिर्फ बिंदी बिंदी से काम है। तो आपके लिए इंस्टीट्यूट लिखता है दैट ऑडिट इज जस्ट अ केयरफुल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई देयर एक्यूरेट। भाई तुमने अकाउंट्स में क्या लिखा है, वो तुमने सही लिखा है या नहीं, इसको कहते हैं ऑडिट। क्या कहते हैं? ऑडिट। सिंपल। इधर तो ये सिर्फ एक लाइन है, पर उधर सिर्फ मेरे को ऑडिट का मीनिंग पढ़ाने के लिए एक पूरी क्लास चाहिए, 1 घंटे की। ठीक है, पर तुम तो अभी बच्चे हो, ज़्यादा मासूम, बहुत बिल्कुल ऐसे फूल जैसे पाले हुए, जिनको इंस्टीट्यूट अभी बर्बाद कर देगा तो केवल 30% रिजल्ट देके। ठीक है, मैं तो बोर्ड में आए थे 95% है, इधर फाउंडेशन मैक्स में फेल हो जाता है बच्चा। टेंशन नहीं, रियलिटी है। नहीं डरा थोड़ी रहे, सच बोल रहा हूँ। सच हमेशा थोड़ा दुख देता है, पर कोई बात नहीं। ऑडिट इज डन। ऑडिट समझ में आई? ठीक है, सिर्फ जो अंडरलाइन करनी है लाइन वही कर लेना, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सो इजी टर्म, बैड डेब्ट्स। क्या होता है बैड डेब्ट्स? बोलो। हैं? डूबा हुआ पैसा। अच्छा, बैड डेब्ट इज ओव्ड बाय कंपनी या ओव्ड टू कंपनी? टू टू। कंपनी ने उधार दिया है। ओव्ड बाय का मतलब होता है उधार लेना। हाँ, अगर तुमको कभी तुम्हारे अकाउंट टीचर ने नहीं बताया तो मैं वापस बता दूं, ओव्ड बाय का मतलब होता है, हाँ, ओव्ड बाय का मतलब होता है उधार लेना। ओव्ड बाय का मतलब क्या होता है? उधार लेना। और ओव्ड टू का मतलब होता है उधार देना। तो बैड डेब्ट वो पैसा जो कंपनी ने उधार दिया है, ओव्ड टू। ठीक है, मैं इस पर इतना फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं एमसीक्यू में जब टेस्ट लेता हूँ तो मैं ओव्ड बाय लिख देता हूँ, फिर ट्रू फॉल्स कैन नॉट से, तो तुम जानती हो। ठीक है, तो ट्रू, हाँ, वो तो ये 12th वाले बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे ट्रू फॉल्स कैसे होते हैं, ये लोग, दीज पीपल नो बेटर देन मी। हाँ, ठीक है। Bad debts are amount owed to company that are not going to be paid, जो कि पैसा नहीं आने वाला। An account receivable becomes a bad debt when it recognizes that it won't be paid. Sometimes bad debts are written off when recognized. ठीक है, खैर प्योरली अकाउंट्स थे, इसमें मेरे समझाने लायक तो कुछ था नहीं। अगली टर्म भी जो है उसमें मेरे समझाने लायक तो कुछ है नहीं। बैलेंस शीट, अगली टर्म क्या है बोलो? बैलेंस शीट क्या होती है बोलो? फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल पोजीशन? पोजीशन। अच्छा, एट अ पर्टिकुलर पीरियड, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वेरी गुड। Balance sheet is a statement of financial position of the company at a single specific point, often at the close of the business or on the last day of the month, quarter or year. The balance sheet normally lists all the assets on the which side? Assets on the left or right? Assets on the left, right? Assets on the left and top, while liabilities or capitals are listed on the क्या? Normally lists all the assets on the left, सही तो लिखा है। हाँ, नहीं यहाँ जो लिखा है क्या लिखा है? Assets on the left। हाँ, तो लेफ्ट कौन सी हुई? और टॉप वाई लाइबिलिटीज आर, अरे ये सुनो सुनो, कोई बात नहीं, तुम कंफ्यूज मत हो, ये कंपनीज के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? कंपनी, हाँ, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट उसमें। ठीक है, हाँ, तो घबराओ मत, एसेट्स ऑन द लेफ्ट ही है और लाइबिलिटीज ऑन द राइट। ठीक है, हाँ, कंपनीज की दो होती बैलेंस शीट, एक आपकी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, एक वर्टिकल बैलेंस शीट। ये वर्टिकल की बात कर रहे हैं। वहां पे पहली बात ऐसा क्वेश्चन तो वहां पे पहली बात ऐसा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। ठीक है, हाँ, बस तुमको जो पूछेंगे वो मैं अंडरलाइन कराता हूँ कि इट इज एट अ सिंगल स्पेसिफिक टाइम, ये पूछेंगे सिर्फ वो, एट द क्लोज ऑफ द पीरियड, राइट? चलो, बैलेंस शीट हो चुकी है। बुक वैल्यू अगली पॉइंट है मेरा। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मींस टोटल एसेट्स माइनस, तो बचा क्या? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो जीरो आएगा ना? है? क्या आएगा बताओ? है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज तो क्या होता है? जीरो।
भाई एसेट्स की टोटल और लायबिलिटीज की टोटल माइनस करो तो क्या आएगा, 0। तो फिर बुक वैल्यू क्या हमेशा 0 होती है? नहीं। आगे इंस्टीट्यूट लिखता है बुक वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ एन एसेट as recorded in the company's books or financial reports. Book value is often different from the true value. It may be more or less. कुल मिला करके जो तुम निकाल रहे हो ना एंड पर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ करके तुमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा, बस दिस तुमने मशीन को रिकॉर्ड करा था 10 लाख पे, उस पर इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करा 1 लाख, तो जो 9 लाख बचा वो बुक वैल्यू है। वो क्या है? बुक वैल्यू। कोई डाउट? बेसिकली यहाँ पर जो लिखा था ना एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो बेसिकली होता है नेट एसेट्स। क्या होता है? नेट एसेट्स। वो तो तुमको आता है ना नेट एसेट्स, आता है कि नहीं? आता है। सो बुक वैल्यू इज डन। बुक वैल्यू के बाद थोड़ी सी इकोनॉमिक्स और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है बोलो? हैं? कैसे निकलता है बीईपी? ब्रेक क्या है? बीईपी जब सप्लाई डिमांड इंटरसेक्ट होती है, where cost is equal to revenue, where cost is equal to, बना के दिखाऊं क्या आता है? नहीं आता है? बना के दिखा तो नहीं। टोटल कॉस्ट, yes or no? This is the total cost. Clear? Total revenue, yes or no? The point at which total cost is equal to total revenue. These are the two BEPs. This is called lower BEP and this is called upper BEP. इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर भी कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर है, yes or no? इधर भी कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर, and this zone is called as profit zone. This zone is called as, इधर देखो ना, मेरी कॉस्ट तो इतनी आ रही ना, पर मेरा रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट। इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? पक्का? कि कोई डाउट है? ये तो कौन सी अप्रोच थी? टीआर एंड टीसी अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है? एक होती है एमआरएमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। अभी मेरे को जो डायग्राम आता है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, मानते हो कि नहीं? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज लाइक दिस। क्लियर? This is your MC. This is the lower BEP and this is the upper BEP and this is the profit zone. Clear? कोई डाउट? TRTC and MRMC approach. बस मुझे इकोनॉमिक्स में इतना ही आता था, इतना पढ़ के मेरे इकोनॉमिक्स में अच्छे खासे नंबर आ गए थे, उससे ज्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ा और ना ही पढ़ने की मुझे इच्छा है। क्लियर? नहीं पढ़ाने की इच्छा है। क्लियर? सो BEP समझ में आ गए तुमको? सर इट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाओगे, चकित, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, ओके, कि बीईपी पर इंस्टीट्यूट ने 5 बार एमसीक्यू पूछा है, ठीक है? बीसीके में 5 बार। इट इज द अमाउंट ऑफ बीईपी पे, इट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स व्हिच एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। मैंने खैर इससे और अच्छा सा ही समझाया तुमको, ठीक है? तो ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑफन एक्सप्रेस, थोड़ा सा और है, खत्म नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑफन एक्सप्रेस इज द यूनिट्स दैट कैन बी सोल्ड टू प्रोड्यूस रेवेन्यूज एक्जैक्टली इक्वल टू द एक्सपेंस, मतलब टीआर इक्वल टू टीसी, टीआर इक्वल टू टीसी। सेल्स अबव बीईपी प्रोड्यूस अ प्रॉफिट एंड बिलो प्रोड्यूसेस लॉस। भाई सीधी सी बात है ना, अगर हम इस डायग्राम में जाएं तो अगर हम इस जोन में हैं, अगर हम इस जोन में हैं तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सेल्स अबव बीईपी मतलब बीईपी के ऊपर तो प्रॉफिट होता है, पर अगर मैं इधर की कहीं बात करूं, मान लो मैं यहां पर की कहीं बात करूं, तो मेरी कॉस्ट आ रही है इतनी, ठीक है, और ये कॉस्ट आ रही है, ये रेवेन्यू मिल रहा है, तो ये लॉस है ना? अरे ये सुनो, क्लियर? तो बस वही यहां पर इंस्टीट्यूट ने आपको लिख के समझाया है। ओके, बीईपी इज डन, बियर इज बाकी, बायर। उससे भी पहले बिजनेस रिस्क। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? सर वो रिस्क
It is inherent in the firm's operation if it has no debt. If it has the riskiness, वापस से सुनना, इतना इजी नहीं है, अभी इसको मैं लिंक करूंगा 12th क्लास से. The riskiness inherent to the firm's operation, फर्म्स के ऑपरेशन में वो रिस्क जब वो कोई डेट यूज ना करे. सीधी सी बात है कि अगर आप डेट को यूज नहीं करते कभी भी तो आपको लीवरेज का फायदा कभी नहीं मिलेगा. और जब तुमको लीवरेज का फायदा ही नहीं मिल रहा, मतलब तुमने रिस्क ली नहीं, तो अगर तुमने डेट ही नहीं लिया तो तुम्हारी बिजनेस क्या होगी? हमेशा जीरो. बिजनेस रिस्क क्या होगी? जीरो. तो बस उसी रिस्क की बात कर रहे हैं कि अगर तुम डेट यूज ना करो तो भी अगर तुम्हारे बिजनेस में कोई रिस्क है, मतलब तुमने जीवन में कोई लोन नहीं लिया आज तक, तो भी अगर तुम्हारे पास जीवन में कोई रिस्क है तो उसको कहते हैं इनहेरेंट रिस्क. क्या कहते हैं? और उसी इनहेरेंट रिस्क को हम कहते हैं बिजनेस रिस्क. क्या कहते हैं? अंडरलाइन रखना, द रिस्कीनेस इनहेरेंट इन द फर्म्स ऑपरेशन, पूरी लाइन, इफ इट यूजेस नो डेट. क्लियर? बायर, बायर कौन होता है? द ट्रेडिंग मेंबर हु हैज प्लेस्ड द ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. क्लियर? वो व्यक्ति जो सिक्योरिटीज परचेज करने की आशा और इच्छा रखता है. हाँ, ये टर्म्स, कितने टर्म्स और पढ़ाने? क्यों, क्या हुआ? 2:30 बजे तक? हाँ, कोई बात नहीं, उनको ऊपर बुला लो, पंखे में बैठेंगे आराम से. हाँ, ऊपर बुला लो, सही में नीचे गर्मी है बहुत. अरे अभी 15 मिनट में क्या ऑनलाइन कर दो? वाह, 2:20 तक छोड़ दूंगा, बस 5 मिनट, 5 मिनट बस. हाँ, बायर, बायर इज डन. अरे हाँ हाँ हाँ, बिजनेस रिस्क इज डन. देन वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, यस इंटरेस्टिंग टर्म, कैपिटल बजटिंग. ओके, कैपिटल बजटिंग. सर, इन्वेस्टिंग डिसीजन, कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टिंग डिसीजन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 9, बिजनेस स्टडीज, पेपर कोड 054, 10 मार्क्स चैप्टर, यू ऑल नो. हाँ, इन्वेस्टिंग डिसीजन. इन्वेस्टिंग डिसीजन में याद है हम कैपिटल का बजट बना रहे हैं. कैपिटल का बजट बना रहे हैं मतलब सर पर्टिकुलर एसेट में पैसा लगाऊं या नहीं, पर्टिकुलर एसेट में पैसा लगाऊं या, दैट इज कॉल्ड एज capital budgeting. So the process of planning expenditure on assets whose cash flows are expected to extend, whose cash flows are expected to extend to beyond 1 year. कैपिटल बजटिंग सिर्फ उन एसेट्स के लिए होता है जो आपको 1 साल से ज्यादा कमा के देगी. जो आपको 1 साल से, भैया जो डिजिटल सिस्टम लगाया, देखो रोज कितना खर्चा किया है, इधर एक ऊपर, अभी 2-3 और आ रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या ये मान के चल रहे सिर्फ 1 साल चलेंगे? नहीं. क्या इस आईपैड की लाइफ मेरे लिए सिर्फ 1 साल है? नहीं, इस आईपैड की लाइफ मेरे लिए कम से कम कितने साल है? सालों साल है. क्लियर? हाँ, क्लियर? चलो, so that is called as capital budgeting decision. कोई डाउट?